नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। क्रिकेट के खास नियम पर चर्चा में वर्ल्ड कप में मचा था बवाल। इस बार टीम इंडिया फायदे में। गगनयान की टेस्टिंग शुरू करेगा इसरो। इस बार नौसेना का रोल भी रहेगा बेहद अहम। लाइव टीवी पर फिलिस्तीन के हालात बता रही थी रिपोर्टर, तभी इजराइल के इमारत पर कर दी बमबारी। 3 साल में राम मंदिर निर्माण में खर्च हुए 900 करोड़ रुपए। अब राजस्थान में होगा जाति आधारित सर्वेक्षण। चुनाव से पहले गहलोत सरकार ने जारी किया ये आदेश। मिस्टर बजाज के साथ रोमांटिक हुए प्रेरणा। फोटोज देख फैंस बोले, क्या पक रहा है भाई। अब समाचार विस्तार से। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने यादगार प्रदर्शन किया। पहली बार भारतीय खिलाड़ी 100 से अधिक मेडल जीतने में सफल रहे। ये गेम्स में 72 साल के इतिहास का भारत का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है। भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार गेम्स में उतरी और दोनों ही कैटेगरी में गोल्ड जीता है। लेकिन मेंस कैटेगरी की बात करें तो भारत और अफगानिस्तान का गोल्ड मेडल मैच बारिश के कारण कैंसिल हो गया था। ऐसे में हाई रैंकिंग के चलते भारत को गोल्ड तो अफगानिस्तान को सिल्वर मेडल। ऐसा परिणाम शायद ही कोई खिलाड़ी चाहता है। क्रिकेट में कई ऐसे मौके आए हैं जब नियमों को लेकर सवाल उठे हैं। इसमें 2019 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल भी शामिल है। एशियन गेम्स का आयोजन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया यानी ओसीए करता है। इसमें ओसीए से संबंधित 45 देश उतरने से क्रिकेट को इससे पहले 2010 और 2014 के एशियन गेम्स में भी शामिल किया गया था। भारत 2023 में पहली बार क्रिकेट में उतरा। गेम्स के नियमों की बात करें तो इसमें खेल की इंटरनेशनल बॉडी को ही फॉलो किया जाता है। क्रिकेट के नियम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी तय करता है, लेकिन मैच के दौरान बारिश या दूसरी किसी परेशानी आने पर रिजल्ट कैसे निकलेगा ये आयोजक तय करेगा। एशियन गेम्स में तीनों ही बार क्रिकेट के मुकाबले T20 फॉर्मेट के आधार पर खेले गए। एशियन गेम्स में किसी भी नियम को लागू करने से पहले संबंधित देशों को इसकी जानकारी दी जाती है। यानी भारत और अफगानिस्तान को पहले से ये पता था कि यदि बारिश के कारण मैच नहीं होता तो रिजल्ट किसके फेवर में जाएगा। महिला कैटेगरी में भी भारत और मलेशिया के बीच खेला गया क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी बारिश के कारण पूरा नहीं हो सका था। इसके बाद भारतीय टीम को विजेता घोषित किया गया। इस पर मलेशिया ने नाखुशी जाहिर की थी। इसी तरह 2 अन्य क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी बिना खेले जीत मिल गई थी। इनका भी मैच बारिश के कारण नहीं खेला जा सका। 2019 वर्ल्ड कप का फाइनल आज भी सभी फैंस को याद है। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया फाइनल टाई हो गया था। इसके बाद सुपर ओवर का सहारा लिया गया। सुपर ओवर में भी दोनों टीमों के रन बराबर हो गए, लेकिन अधिक बाउंड्री लगाने के कारण इंग्लैंड को विजेता घोषित किया गया। इस नियम के बारे में भी सभी टीमों को बताया गया था। इसके बाद आईसीसी की आलोचना हुई और इसके बाद उस नियमों में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ये फाइनल मैच का सुपर ओवर टाई होता है तो निर्धारित समय तक लगातार सुपर ओवर चलता रहेगा जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता। इसके बाद यदि परिणाम नहीं आता तो दोनों टीमों के संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। ऐसे में आने वाले समय में एशियन गेम्स में भी क्रिकेट के नियमों में बदलाव हो सकता है। ऐसा ही एक मामला 2002 के चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देखा गया था। 29 सितंबर 2002 को श्रीलंका ने भारत के खिलाफ पूरे 50 ओवर खेले, लेकिन इसके बाद बारिश के कारण आगे का खेल नहीं हो सका। इसके बाद 30 सितंबर रिजर्व डे के दिन ये खेल खेला गया। दूसरे दिन का खेल फिर नए सिरे से शुरू हुआ। दूसरे दिन एक बार फिर श्रीलंका ने पूरे 50 ओवर खेले और इसके बाद बारिश के कारण मैच नहीं हो सका। इसके बाद भारत और श्रीलंका दोनों ही टीमों को विजेता घोषित किया गया। दूसरी ओर पिछले दिनों एशिया
एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान का सुपर 4 का मैच रिजर्व डे के दिन पूरा हुआ, लेकिन रिजर्व डे के दिन मैच नए सिरे से शुरू नहीं हुआ। पहले दिन जहां खत्म हुआ था वहीं खेल हो गया। अगर ये नियम 2002 चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में लागू होता तो मैच का रिजल्ट निकल जाता। ऐसे में कई बार टूर्नामेंट के आयोजक सहूलियत के हिसाब से नियम लागू करते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शनिवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी जल्द ही गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगी। भारत की पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना का एबॉर्ट टेस्ट इस महीने के अंत में होने की संभावना है। इसरो ने एक बयान में कहा, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल एयरबोट मिशन 1 की तैयारी चल रही है, जो क्रू एस्केप सिस्टम को प्रदर्शित करता है। टेस्ट व्हीकल TVD-1 इस ऑर्बिट मिशन के लिए विकसित एक सिग्नल स्टेज लिक्विड रॉकेट है। पेलोड में क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम शामिल है। इसमें मानवरहित परीक्षण के लिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से रॉकेट TVD-1 को लॉन्चिंग किया जाएगा। क्रू मॉड्यूल जहां गगनयान मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों को बैठाया जाएगा, 17 किमी ऊंचाई पर TVD-1 से अलग हो जाएगा। इसके बाद स्वायत्त रूप से एक एयरबोट सीक्वेंस एग्जीक्यूट किया जाएगा और पैराशूट तैनात होंगे। फिर रॉकेट से अलग हुआ क्रू मॉड्यूल समुद्र में गिर जाएगा। इसरो ने कहा कि क्रू मॉड्यूल को भारतीय नौसेना के एक समर्पित जहाज और गोताखोरी टीम का उपयोग करके बंगाल की खाड़ी में उतरने के बाद बरामद किया जाएगा। ये एबॉर्ट फाइल टेस्ट गगनयान मिशन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ये चरण इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के प्रमुख सेफ्टी फीचर्स में शामिल है। इसरो ने कहा, क्रू मॉड्यूल के साथ ये टेस्ट व्हीकल मिशन समग्र गगनयान प्रोजेक्ट के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, क्योंकि एक लगभग पूर्ण प्रणाली को फ्लाइट टेस्ट के लिए इंटीग्रेट किया गया है। इस टेस्ट फ्लाइट की सफलता बचे हुए क्वालिफिकेशन टेस्ट और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के साथ पहले गगनयान मिशन के अलावा भविष्य के मानव रहित मिशनों के लिए एक मंच तैयार करेगी। इसरो वैज्ञानिकों ने कहा, टेस्ट लॉन्च के लिए क्रू मॉड्यूल एक बिना दबाव वाला संस्करण होगा, जिसने अपना इंटीग्रेशन और परीक्षण पूरा कर लिया है और लॉन्च कॉम्प्लेक्स में भेजे जाने के लिए तैयार है। इससे पहले एबॉर्ट मिशन के बाद दूसरा टेस्ट व्हीकल TVD-2 मिशन और गगनयान का पहला मानव रहित मिशन होगा। इसरो के महत्वाकांक्षी गगनयान प्रोजेक्ट का लक्ष्य 2 या 3 सदस्यों के दल को 1 से 3 दिन के मिशन के लिए पृथ्वी के चारों ओर लगभग 400 किमी की गोलाकार कक्षा में ले जाना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध अपने चरम पर दिख रहा है, जहां मैदान जंग से कई परेशान करने वाले वीडियोस सामने आ रही हैं। ये सोशल मीडिया पर अल जजीरा के एक रिपोर्टर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि जब वह इजराइल और चरमपंथी समूह हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच गाजा से लाइव रिपोर्टिंग कर रही थी, तभी उनके पीछे एक इमारत पर बमबारी की गई। इस वीडियो में रिपोर्टर को चिल्लाते हुए देखा जा सकता है, क्योंकि इसके पीछे एक फिलिस्तीनी टावर पर बम गिराया गया था। जिस इमारत पर बमबारी की गई वहां से खूब सारा काला धुआं उठता देखा जा सकता है। वहीं स्टूडियो में बैठे अल जजीरा के एंकर जो बमबारी के समय रिपोर्टर से बात कर रहे थे, उसने कवर लेने का अनुरोध करते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में टीवी एंकर को ये कहते हुए सुना जा सकता है, कृपया कवर लें। अगर आप सुरक्षित रूप से ऐसा करने की स्थिति में हैं तो आप हमें समझा सकती हैं वहां क्या हो रहा था। अगर आप इससे सुरक्षित रूप से करने की स्थिति में नहीं हैं तो कृपया सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। इस रिपोर्टर को कांपती आवाज में एंकर को जवाब देता देखा जा सकता है, नहीं, यहाँ सब ठीक है। ये गाजा शहर के ठीक मध्य के स्थित में एक फिलिस्तीनी टावर पर मिसाइल हमला है। यहाँ पर एंकर कहते हैं, एक क्षण रुक कर पहले सांस ले लें, आप और आपकी टीम थोड़ा रुकिए। बता दें कि इजराइल शनिवार सुबह एक अभूतपूर्व युद्ध जैसी स्थिति से जागा, जब गाजा पट्टी में सत्तारूढ़ चरमपंथी समूह ने दिन के उजाले के साथ एक साथ कई मोर्चे पर धावा बोल दिया।
हमास ने सबसे पहले हजारों रॉकेट दागे, फिर इसके बाद दर्जनों हमास लड़ाकों ने जमीन, आसमान और समुद्र के रास्ते कई स्थानों पर भारी किलेबंद सीमा में घुसपैठ की। हमास के इस हमले के जवाब में इजराइल ने जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड लॉन्च किया। देश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमास एक अचानक हुए हमले में मरने वालों की संख्या 100 से अधिक हो गई है। इजराइल प्रधानमंत्री ने शनिवार को हमास के हमले के बाद युद्ध का ऐलान करते हुए कहा था उनका देश अपने दुश्मनों से अभूतपूर्व कीमत वसूल करेगा। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा, इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं, शत्रु को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी, हम ये युद्ध जीतेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण पर 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अभी भी ट्रस्ट के बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए हैं। ट्रस्ट के अधिकारियों ने शनिवार को ये जानकारी दी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने मंदिर के निर्माण पर 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और अभी भी ट्रस्ट के बैंक खातों में 3000 करोड़ रुपए हैं। ट्रस्ट के अधिकारी ने शनिवार को ये जानकारी दी। शनिवार सुबह ट्रस्ट के अधिकारी ने 3 घंटे तक चली बैठक के बाद ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने कहा, मंदिर निर्माण पर 5 फरवरी 2020 से 31 मार्च 2023 तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और अभी भी 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा अभी भी ट्रस्ट के बैंक खातों में है। राय ने बताया कि बैठक में विदेशी मुद्रा में दान देने की कानूनी प्रक्रिया समेत 18 बिंदुओं पर चर्चा हुई और ट्रस्ट ने FCRA विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम के तहत अनुमति के लिए आवेदन किया। राय ने बताया कि सरयू तट पर स्थित राम कथा संग्रहालय एक कानूनी ट्रस्ट होगा और इसमें राम मंदिर का 500 साल का इतिहास और 50 साल के कानूनी दस्तावेज रखे जाएंगे। ट्रस्ट ने अपील की कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन सूर्यास्त के समस्त देश भर के नागरिकों को अपने घरों के सामने 5 दीपक जलाने चाहिए। राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नूपेंद्र मिश्रा ने एक पखवाड़े पहले बताया था कि 22 जनवरी को संभावित रूप से आयोजित होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर के करीब 10,000 गणमान्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। राय ने कहा कि राम जन्मभूमि पर आने वाले प्रत्येक आगंतुक को प्रसाद के साथ भगवान राम की तस्वीरें वितरित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि लक्ष्य रखा गया है कि विराजमान भगवान राम की तस्वीर 2 साल के भीतर 10 करोड़ घरों तक पहुंचाया जाएगा। राय ने यह भी कहा कि 1 जनवरी से 15 जनवरी तक भारत के 5 लाख गांवों में पूजित अक्षत बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि अक्षत से विभिन्न इलाकों के मंदिरों में अयोध्या जैसे उत्सव मनाने की अपील की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि अभिषेक समारोह से पहले भगवान राम के सामने चावल की पूजा की जाएगी और पूजित चावल पूरे भारत में बांटे जाएंगे। उन्होंने कहा कि भारत भर में 50 केंद्रों के कार्यकर्ता अक्षत को विभिन्न केंद्रों तक पहुंचाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि प्रतिष्ठा समारोह के लिए एक धार्मिक समिति का गठन किया गया है। राय ने कहा कि मंदिर 3 चरण में पूरा होगा और अंतिम निर्माण जनवरी 2025 तक होगा। राजस्थान सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी, जिसके लिए आदेश शनिवार देर रात जारी कर दिया गया। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय की अनुपालना में जारी इस आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार अपने संशोधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। राजस्थान सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण करवाएगी, इसके लिए आदेश शनिवार देर रात जारी कर दिया गया है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग की ओर से राज्य मंत्रिमंडल के निर्णय का अनुपालन में जारी इस आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। ये आदेश बिहार में जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी होने के कुछ दिनों बाद और इस साल के अंत में राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। कांग्रेस शासित राजस्थान ऐसे सर्वेक्षण कराने वाला है, देश का दूसरा राज्य होगा।
इससे पहले दिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकारों से कहा था कि इस संबंध में आदेश जल्द ही जारी किया जाएगा। विभाग की ओर से देर रात जारी आधिकारिक बयान के अनुसार सभी वर्गों के सर्वग्रीण विकास के लिए संकल्पित राज्य सरकार अपने संशोधनों से जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। इसके अनुसार प्रस्तावित सर्वेक्षण में राज्य के समस्त नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर के संबंध में जानकारी एवं आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। इसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा इनका विशेष अध्ययन कराना वर्गों के पिछड़ेपन की स्थिति में सुधार लाने के लिए विशेष कल्याणकारी उपाय और योजनाओं को लागू किया जाएगा। बयान के अनुसार सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार सर्वेक्षण कार्य आयोजन विभाग द्वारा नोडल विभाग के रूप में संपादित किया जाएगा। इसके अनुसार साथ ही सभी जिला कलेक्टर सर्वेक्षण के लिए नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम एवं ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न विभागों के अधीनस्थ कर्मियों की सेवाएं ली जाएंगी। इसके अनुसार कार्य के लिए नोडल विभाग द्वारा प्रश्नावली तैयार किया जाएगा, जिसमें उन समस्त विषयों का उल्लेख होगा जिससे प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्तर की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। बयान के अनुसार सर्वेक्षण से प्राप्त सूचनाएं एवं आंकड़े ऑनलाइन फीड किए जाएंगे। बयान के अनुसार इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा अलग से विशेष सॉफ्टवेयर एवं मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। इसके अनुसार सर्वेक्षण से प्राप्त संकलित कई सूचनाएं विभाग सुरक्षित करेगा। कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर इस आदेश की प्रति साझा करते हुए लिखा गया, राजस्थान की कांग्रेस सरकार जाति आधारित सर्वेक्षण कराएगी। कांग्रेस जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के अपने संकल्प पर काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि राज्य सरकार बिहार के मॉडल को अपनाते हुए राज्य में जातिगत सर्वेक्षण करवाएगी और ये सभी एक बड़ा फैसला है। इससे पहले दिन में गहलोत ने मीडिया से कहा था कि राज्य सरकार बिहार के मॉडल को अपनाते हुए राज्य में जातिगत सर्वेक्षण करवाएगी और ये भी एक बड़ा फैसला होगा। उन्होंने कहा था कि सर्वेक्षण कराएंगे, इसके लिए आदेश तत्काल जारी किया जाएगा। जनगणना तो भारत सरकार ही करवा सकती है, ये केवल परिवारों का सर्वेक्षण हो रहा है जिसमें उनकी आर्थिक स्थिति भी पता चल जाएगी। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, हमारी पार्टी की प्रतिबद्धता है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने रायपुर में प्रस्ताव पारित किया है, उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। शुरुआत होगी, समय लगेगा, लेकिन हम चाहेंगे कि परिवार की आर्थिक स्थिति मालूम हो ताकि भविष्य में बनने वाली योजनाओं में ये काम आए। उन्होंने कहा, सर्वेक्षण हो जाएगा, कानून बन जाएगा, स्वतः ही बिना मांगे हुए सर्वेक्षण के आधार पर लोगों को मदद मिलने लगेगी। बहुत बड़ा काम है, ये हम करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा था, अगर राज्य में आचार संहिता लागू हो भी जाता है तो इसमें क्या दिक्कत है, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रव्यापी जाति आधारित गणना विपक्षी इंडिया गठबंधन का एक प्रमुख एजेंडा है, जिसका मानना है कि इससे हिंदी पट्टी में आगामी चुनाव में गठबंधन को मदद मिलेगी। कांग्रेस विपक्षी गठबंधन इंडिया के साथ ही बिहार में सत्तारूढ़ गठबंधन का भी हिस्सा है। श्वेता तिवारी और रोनित रॉय की नई बोल्ड रोमांटिक फोटोज ने सोशल मीडिया पर बवाल काट दिया है। हर कोई फोटोज देखकर सवाल पूछ रहा है कि आखिर ये क्या होने वाला है। कसौटी जिंदगी की सीरियल में भले जब प्रेरणा और मिस्टर बजाज संग जोड़ी बनती थी तो लोगों को पसंद नहीं आती थी, लेकिन आज 22 सालों बाद प्रेरणा और मिस्टर बजाज को रोमांस करता देख लोगों की आंखों में तारा चमक गया। जी हाँ, प्रेरणा यानी श्वेता तिवारी और मिस्टर बजाज यानी कि रोनित रॉय की जोड़ी एक बार फिर से रोमांस करती दिखाई देने वाली है। एक्टर रोनित रॉय ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर श्वेता तिवारी के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है। तस्वीरों में रोनित सूट बूट में तो वहीं श्वेता तिवारी चमकीली सीक्वेंस साड़ी में दिख रही हैं। बालों में गुलाब लगाए दिखाई दे रही हैं। फोटोज के साथ रोनित रॉय ने एक कैप्शन भी लिखा है। रोनित ने लिखा, हमारे जुनून की खुशबू हमारे दिलों की कहानी कहती है। रोमांस के इन चंचल
पलों में हमारे साथ शामिल हो। स्टे ट्यून। रोहित ने अपने नए पोस्ट में एक नए प्रोजेक्ट की तरफ से इशारा किया है। हालांकि एक्टर ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर वो किस तरह के प्रोजेक्ट के लिए 22 सालों बाद श्वेता तिवारी के साथ काम करने जा रहे हैं। रोनित रॉय और श्वेता तिवारी को सालों बाद देखकर कई लोग कमेंट बाजी भी कर रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, क्या किसी OTT सीरीज या टीवी शो में साथ आने वाले हैं? तो दूसरे ने लिखा, आप लोगों को साथ देखने का इंतजार है। वहीं कुछ ने लिखा, उफ प्यारी तस्वीरें, दिल तेजी से धड़क रहा है, प्लीज जल्दी वापस आए। बता दे फिलहाल श्वेता तिवारी रोहित शेट्टी के साथ सिंघम 3 की शूटिंग कर रही हैं। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।